डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये पार्ट टू है इस वीडियो चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे। इसमें हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्टेड द इंडियन स्टेट, और इससे ही आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि हाउ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हैज चेंज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991। सो लेट्स बिगिन। हम लोगों ने ये देखा कि चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को हम चार फेजेज में देख सकते हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने देखा 1952 से 67 नेहरूवियन स्टेट, 1970s में इंदिरा गांधी का जो है एक रिप्रेसिव कोअर्सिव स्टेट, एंड 80s में राजीव गांधी और बीपी सिंह के गवर्नमेंट की टेक्नो मैनेजरियल स्टेट एंड क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1991 ऑनवर्ड जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडियन स्टेट कैसे बदल गई, एंड कैसे जो है एक इंडियन स्टेट जो है वो एक कॉरपोरेट, मैनिपुलेटिव एंड ग्लोबलाइज्ड स्टेट के जैसा बिहेव करने लगी। स्टेट बिकेम ए फैसिलिटेटर फॉर फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट सिस्टम। स्टेट जो है वो रेगुलेटरी स्टेट में बदल गई, मतलब इंस्टीड ऑफ इटसेल्फ डूइंग मेनी थिंग, जैसे हवाई जहाज उड़ाने से लेके होटल चलाने तक, इन सेक्टर से गवर्नमेंट हट गई, लेकिन उसके जगह पे उसने जो है अपना रेगुलेटेड वॉचडॉग नियुक्त कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है, जिसको कहते हैं कि नाव खेने के बजाय जो है वो रोइंग के बजाय वो स्टीयर करने लगी, और लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट और वेलफेयर स्टेट के बीच का जो द्वंद्व है वो शुरू हो गया कि कैसे दोनों में बैलेंस किया जाए। तो आज हम लोग इस लास्ट पार्ट ऑफ द फेज ऑफ इन चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को देखेंगे, इंडियन स्टेट अंडर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सो ग्लोबलाइजेशन यदि इन जनरल देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है हर दुनिया के हर स्टेट पे पड़ा। ग्लोबलाइजेशन, मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, इट इज रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज led by rising flow of capital, goods and services, and people across state border, and rising role of multinational corporations and multilateral and supranational organizations। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमेशा से सदियों से होता रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इधर पास्ट 20-30 ईयर से बहुत रैपिड हुआ है, एक्सपोनेंशियल हुआ है, जिसमें कि सभी वर्ल्ड के इकोनॉमी जो है ज्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं, और अधिक से अधिक जो है फ्लो ऑफ जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ट्रेड है, और जो पीपल हैं उनका मूवमेंट जो है स्टेट बॉर्डर के अक्रॉस जो है कई गुना बढ़ गया है। और ये जो है लेड है बाय द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक जगह, बेचते हैं कई देश में, और जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WTO, और जो सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इकोनॉमिक यूनियन, यूनाइटेड नेशन, ASEAN, G20, ब्रिक्स, एंड इन सब का जो है प्रभाव जो है काफी बढ़ गया है, और उसके बीच में नेशनल जो गवर्नमेंट होती है या स्टेट होती है उसको अपना रास्ता तलाशना होता है। तो इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में यदि आप देखें तो इसके जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस हैं, तीनों ही तरह के। यदि आप इकोनॉमिक में, तो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिकली जो है इंटीग्रेट हो गई है पूरी दुनिया। पॉलिटिकल यदि आप देखें तो वो डेफिनेटली जो है वो सॉवरेंटी को इफेक्ट करता है, हम आगे देखेंगे। और कल्चरल डायमेंशन देखिए ग्लोबलाइजेशन का, तो उसका बहुत प्रोनाउंस इम्पैक्ट है, जिसको कि हेट्रोजेनाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन दोनों चलते हैं। आज इंडिया में यदि हम देखिए तो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर पे जो है वो लिखते हैं, और सोशल मीडिया जो है, जो सारी चीज जो है वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड की देन है, उस पे जो है पॉलिटिक्स एंड कंटेस्टेशन जो है वो चलती है। तो ऐसे जितने भी हमारे खान पान, हमारे टेलीविजन, हमारे शौक और हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारे ड्रेस कोड, इन सब पे जो है उसका बहुत प्रोनाउंस असर है, और वो भी जो है एक पॉलिटिक्स को जन्म देती है। यदि आप देखें कि पॉलिटिकल फील्ड में जो मेन इशू है वो है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे जो है एक स्टेट के सॉवरेंटी को इफेक्ट करती है, सॉवरेंटी को इफेक्ट करती है, और कैसे करती है। क्योंकि जब आपको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आपके यहाँ आता है तो उसको आप पूरी तरह रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और आपको कुछ ना कुछ जो है अपना सॉवरेंटी को डाइल्यूट करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको फॉरेन के जो हैं वो
लॉ जो कन्वेंशंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मानना पड़ता है, रेगुलेशन भी जो है मल्टीपल हो जाती है, डिसेंटर्ड हो जाती है, स्टेट के बाउंड्री से बाहर हो जाती है। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं फेसबुक को, ट्विटर को? अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इंडियन पार्लियामेंट ट्विटर के चीफ को बुलाती है, वो नहीं आते हैं। इस तरह के इश्यूज जो हैं सॉवरेंटी की होती है। इसमें स्ट्रैटेजी ये अपनाते हैं जो वीक स्टेट होते हैं, जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं, वो अपनी सॉवरेंटी को पूल कर लेते हैं, पूल सॉवरेंटी कहते हैं, जिसमें कि वो छोटे छोटे एसोसिएशन, रीजनल एसोसिएशन या बड़े स्टेट के साथ पैक्ट बना के कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो अपनी सॉवरेंटी को बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग स्टेट लाइक अमेरिका और यूरोप जो है के स्टेट जो हैं उनकी सॉवरेंटी तो और कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंटरवीन करने लगते हैं दूसरे कंट्री के सॉवरेंटी के साथ भी। तो ये सॉवरेंटी एंड ग्लोबलाइजेशन का नाता है। ग्लोबलाइजेशन जो है नेचर ऑफ स्टेट को कैसे बदल देता है, ये एक स्टेट को जो है कॉर्पोरेटाइज स्टेट बना देता है, जो कि वेलफेयर स्टेट से बिल्कुल हट जाता है। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो एनहांस द वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, लेकिन स्टेट की जो है वेलफेयरिस्ट पावर जो है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत पैसा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, और इन जनरल जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है कैपिटल के और लोगों के आने से, तो उससे स्टेट का कॉफर बढ़ता है और उसको स्टेट फिर जो है वेलफेयर मेजर के लिए यूज करती है। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी भी होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जनरली माना जाता है कि जो पुअर हैं और जो पॉवर्टी की लाइन के नीचे या बॉर्डर पे हैं उनको और परेशानी होती है, वो और मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो उनको पॉलिटिकली पैसिफाई करने के लिए जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो वेलफेयर मेजर अपनाता है विद द मनी ऑफ द कॉर्पोरेट एंड मल्टीनेशनल। ये एक थ्योरी है ये। एंड फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट टू ए कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट स्टेट जनरली ऐसा हो जाता है। नाउ विल सी कि इंडियन स्टेट के नेचर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है। ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया। यदि स्पेसिफिक देखें कि इंडियन स्टेट पोस्ट 1991 कैसे बिहेव किया है, तो इंडियन स्टेट ने खुद ही जो है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इनिशिएटेड इन 1991 फर्दर चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। कैसे? पॉलिटिकल इकोनॉमी यदि देखें तो स्टेट बिकेम ए फैसिलिटेटर ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया गया, लाइसेंस परमिट राज खत्म कर दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को इनवाइट किया गया और उनके पांव इंडिया में जमे। लिबरलाइज ट्रेड हुआ गुड्स एंड सर्विसेज पे, WTO में हमने निगोशिएट किया और प्राइवेटाइज किया सारे फील्ड को। प्राइवेट सेक्टर जो वो सारे फील्ड लाइक एविएशन, टेलीकॉम और जितने आप सोच सकते हैं उन सब में जो है प्राइवेट सेक्टर जो पहले नहीं थे वो सबको उस प्राइवेट सेक्टर को उसमें लाया गया। और PSU का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रोल काफी कम हो गए। स्टेट रिट्रीट कर गया, जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन स्टेट रिट्रीटेड, इट स्टार्टेड स्टीयरिंग इंस्टीड ऑफ रोइंग। इससे रेगुलेटरी स्टेट को बढ़ावा मिला। अभी आप यदि देखें तो हर सेक्टर में, टेलीकॉम में ट्राई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्ट्रिसिटी में CRC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है, TDSAT है, एविएशन रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर है, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, एवरी काइंड ऑफ रेगुलेटर आप देख सकते हैं। तो इसको कई लोग जो कहते हैं कि ये रेगुलेटरी स्टेट में बदल गया है, वेलफेयर स्टेट है चेंज इनटू ए रेगुलेटरी स्टेट। तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन इसके साथ कई टेंशंस आते हैं सोशल कंटेस्टेशन के, लाइक इश्यू ऑफ इक्वलिटी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। इश्यू ऑफ इक्विटी मतलब इक्वलिटी नहीं होती, मतलब कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ये इक्विटी है। वो उस पर भी चोट पहुंचती है क्योंकि उसको इफिशियंसी के साथ में कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है नहीं, इफिशियंसी से जो है पाई बढ़ेगा तो ट्रिकल डाउन से गरीब भी जो है अमीर बनेंगे। इक्विटी को छोड़ो, इफिशियंसी को बढ़ावा दो, जो कि इंडियन पॉलिसीज कई पास्ट में भी रही है, लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड अदर। एंड सोशल वेलफेयर में भी चोट पहुंचती है। काफी लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइज इंडियन स्टेट जो है उसने वेलफेयर को जो है कहीं पीछे ढकेल दिया है और पुअर और मार्जिनलाइज और फार्मर्स एंड रूरल एरिया जो है वो पीछे छूट गया है। अर्बन मिडिल क्लास जो है या बॉर्जोइस क्लास उसको फायदा हो रहा है। तो ये जो टेंशन है वो समाज में शुरू हो जाते हैं। सोशल इंटरवेंशन यदि देखें तो लीस्ट इंटरवेंशनिस्ट हो जाती है स्टेट, वो लिसैज फेयर स्टेट हो जाती है, जो कि टिपिकल लिबरल स्टेट होती है, और वो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी एक न्यूट्रल आर्बिटर का फॉलो करने लगती है।
कल्चरल इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का है, जो मैंने आपको पहले भी बोला, वो काफी प्रोनाउंस्ड है और उसकी भी पॉलिटिक्स होती है। यदि हम पॉलिटिकल नेचर ऑफ स्टेट को देखें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया पिछले स्लाइड में कि डायल्यूशन ऑफ स्टेट सॉवरेंटी हो जाती है और रेगुलेटरी कैपेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि एमएनसीज का रोल बहुत बढ़ जाता है। डब्ल्यूटीओ और अदर ग्लोबल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट चेंज एंड अदर्स जो है उसको हमको माननी पड़ती है, ह्यूमन राइट कन्वेंशन एंड ऑल। तो उससे स्टेट की सॉवरेंटी एंड रेगुलेटरी कैपेबिलिटी जो है वो डिसेंटर्ड हो जाती है, वो पूरी तरह से वो जो सॉवरेन उतनी ज्यादा नहीं रह जाती है। राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हुई है 1991 में, आपको पता है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स है, उसने भी एक नया आयाम स्टेट को दिया है। अब ये पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं रह गया है। कास्ट एंड क्लास कंटेस्टेशन अराउंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट स्टेट वर्सेस पॉलिटिकल स्टेट। लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसमें एक थ्योरी है कि जैसे जैसे बॉर्जुइसीज क्लास जो है वो डिफीट होता चला गया 80s से पॉलिटिकल एरिना में, जो कि बैकवर्ड कास्ट और मिडिल कास्ट ने जो उसको ऑक्युपाई कर लिया, वैसे वैसे जो मिडिल क्लास एंड अपर कास्ट जो है उसने अपना एरिना जो है शिफ्ट कर दिया इन मेकिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट स्टेट, जो कि लिबरलाइज करता है, एमएनसीज को बढ़ावा देता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काम करता है, और उसमें जो है इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया ये मिडिल क्लास एंड अपर कास्ट का, और वो पूरे एरिना को ही उन्होंने गेम को चेंज कर दिया। और जो पॉलिटिकल स्टेट है इट रिमेन इन द डोमिनेंस ऑफ नाउ बैकवर्ड कास्ट एंड मिडिल कास्ट, लेकिन उनको ये फील होता है कि जो रियल बेनिफिट है वो बॉर्जियस क्लास फिर भी लिए जा रहा है इन द ग्लोबलाइज्ड स्टेट। तो ये जो एक थ्योरी है ये भी एक डिबेट का विषय है। सो in conclusion, what we can see that Indian state become facilitator of free market capitalist economic order under the wave of globalization in 1990s. Globalization has affected economic, political and socio-cultural dimensions of Indian state that we have discussed. Sovereignty and regulatory capability of Indian state diluted. Duality of capitalist versus welfarist state, efficiency versus equity, and independence versus dependency in international arena. Both we are independent as well as dependent on many countries, mark the nature of globalized Indian state. In past few years, since maybe 2014, Indian state is further changing towards a strong cultural nationalism dominated by majority way of life and worldview, but overall trend of capitalist corporate state is deep entrenched now despite any kind of government and political party in power. So thanks for watching and good luck.